नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मीठे बोल। विवेक अपने दोस्त प्रतीक को कहने लगा, भाई कुछ भी हो, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उनकी बोली तथा चाल चलन, बातचीत मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ऐसे पढ़े लिखे परिवार तथा उच्च विचार वाले अक्सर कम मिलते हैं। इस रिश्ते को फ़ौरन हाँ कर देना चाहिए। आजकल लड़की मिलना तो बहुत दुश्वार हो गया है। कोई भी जल्दी से हाँ नहीं करता। उनके बहुत से नाक नखरे होते हैं। ऊपर से इतनी शिक्षित और ऊंचे दर्जे की हो तो क्या कहना। जवाब में प्रतीक कहता है, हाँ विवेक, तुमने ठीक कहा। मैं तो हाँ कर दूँ, पर मेरे घर वाले। ऐसे में विवेक कहने लगा, हाँ यह बात तो है। चल मैं आंटी जी को समझा दूँगा ताकि तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। थोड़े मजाकिया लहजे में विवेक कहता है, ऐसा रिश्ता तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। प्रतीक मन ही मन सोचने लगा, गुंजन बहुत सुशील तथा हंसमुख है, पढ़ी लिखी है, MBA कर चुकी है, काफ़ी स्मार्ट भी है, अच्छी नौकरी करती है। उसकी बहन वैशाली और छोटी वैशाखी भी समझदार लगती है। छोटे भाई जितेंद्र की क्या कहें, वह तो अभी बच्चा ही है। गुंजन के पिता एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO हैं और उसकी माँ भी किसी प्राइवेट कंपनी में HR की ड्यूटी करती है। इस लिहाज से हमारा परिवार तो कुछ भी नहीं है। एक केवल मैं ही अच्छी जगह पर हूँ, बाकी सभी तो यूं ही। उनके परिचय किसी के सामने रखे भी तो कैसे। ऐसे में अगर यह लोग हमारे जैसे परिवार से रिश्ता जोड़ने को उत्सुकता दिखा रहे हैं तो इसे मेरा परम सौभाग्य कहा जा सकता है। प्रतीक एक प्राइवेट बैंक में एग्जीक्यूटिव पद पर नौकरी करता है। उसके पिता प्रमोद जी दामोदर वैली कॉरपोरेशन में नौकरी करते हैं और माँ साधना देवी हाउसवाइफ है। प्रतीक की छोटी बहन मैथिली की शादी 4 साल पहले ही रंजन नाम के लड़के के साथ हो जाती है, जो एक सरकारी बैंक में नौकरी करता है। ऐसे में प्रतीक के घर में अब केवल माता पिता और प्रतीक 3 जने ही हैं। 2-4 रोज और बीते कि विवेक प्रतीक के घर आ गया और बातों बातों में प्रतीक की शादी को लेकर बात छेड़ देता है, जो प्रतीक की माँ साधना देवी जी बड़े ही ध्यान से सुनती रही। फिर काफ़ी देर के बाद कहने लगी, बेटा तुम्हारी सारी बातें मुझे अच्छी लगी। उनकी भी बहुत सी बातें हमें अच्छी लगी। आखिर में बेटे प्रतीक की शादी तो करवानी है। अगर वह लोग हमारे जैसे परिवार से रिश्ता जोड़ने को राजी हो जाए तो यह विषय बहुत ही सराहनीय है, पर मुझे कहीं कहीं पर ज़रा अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भी जानते हो कि लोग मीठी मीठी बातें करते हैं और घुमा फिरा कर बातें करते हैं, वह दिल के उतने साफ नहीं होते हैं। तुमने तो सुना ही होगा कि मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा। केवल जादू ही नहीं, मीठी मीठी बोली वालों के मन में अक्सर जहर भरा होता है। तुम्हें पता होगा कि बहुत से लोग चापलूसी करके दूसरे की नौकरी बिगाड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार यह मीठी बातें करने वाले बहुत शातिर होते हैं। इस कारण मुझे डर लगता है, क्योंकि हम हैं कि छल कपट से दूर सीधे सपाट जवाब देने वाले। ऐसे में मीठी मीठी बातों से चापलूसी करने वालों से डर लगता है। वैसे तो बाकी सब ठीक है, परंतु विवेक मन ही मन सोचने लगा, आंटी जी का कहना सही है। अक्सर हम लोग ऐसे लोगों को पहचान नहीं पाते और उनके झांसे में आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता। जैसा कि हमारे मामा जी पढ़े लिखे होने के कारण मीठी मीठी बातों से अपने रिश्तेदारों की सारी ज़मीन जायदाद अपनी पत्नी के नाम करवा लिए।
पर किसी को पता नहीं चलने दिया। खेत के कागजात वही पुराने नियम से चलते रहे। जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो लगभग 20 वर्ष के बाद यह बात खुल गई कि कब कब वह सारे रिश्तेदारों की ज़मीन अपने नाम से करवा लिए, पता ही नहीं चल पाया। वह भी लोगों से इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करते थे जैसा कि गुंजन के परिवार वाले करते हैं। बातों बातों में साधना देवी कहने लगी, बेटा विवेक, देखो हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम लोग घुमा फिरा कर बातें नहीं करते, जो भी है साफ साफ कह देते हैं। इस कारण से हमें बहुत सी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ती है। चापलूसी न कर पाने के कारण प्रतीक के पापा जी का ACR खराब कर दिया था और उनका प्रमोशन रुकवा दिया। उनकी जगह पर जो लोग चापलूसी करते थे उन्हें प्रमोशन मिल गया और सब खूब मिलकर हेरा फेरी के काम करते रहे। हम लोगों से ऐसा नहीं होता। साधना देवी कहने लगी, एक मेरे चाचा जी का लड़का है रंजीत, वह एक अच्छी सरकारी नौकरी करता था। मेरे मायके वाले पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम उन्नत रहे। ऐसे में मेरे चाचा जी को दुनियादारी के विषय में कम ही समझ में आता है। रंजीत के ससुर जी बहुत मीठी बोली बोलते थे। यह अपने दामाद रंजीत को समझाते बुझाते हुए कहते हैं कि तुम हर महीने मुझे कुछ कुछ पैसे दे दिया करो, ताकि हमारे वहाँ पर जो ज़मीन वगैरह बिकती रहती है उन्हें किश्तों के रूप में पैसा देकर हम लोग अपने नाम पर करवा लेंगे, ताकि जब तुम रिटायरमेंट होकर घर आओगे तो वही तुम्हारे बुढ़ापे में बहुत काम देगा और बीच बीच में तुम्हें उन खेतों से कुछ ना कुछ फसल भी मिलती जाएगी जो तुम्हारे परिवार के खर्च में सहयोग देगा। रंजीत के ससुर गणपत जी की बातें सभी को अच्छी लगी। मेरे चाचा जी सोचे कि यह तो बड़ा ही उत्तम विचार है, क्योंकि चाचा जी के और भी 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटी है। रंजीत सबसे बड़ा है। ऐसे में चाचा जी के मन में विचार आया कि बेटियों की शादी ब्याह में बहुत से धन की आवश्यकता होगी। अगर इस तरह से घर में धन की वृद्धि होगी तो भविष्य में हमें बहुत सहूलियत होगी। रंजीत हर महीने अपने ससुर जी को पैसा देता रहा और गणपत जी कभी कभार हमारे चाचा जी को लेकर खेत वगैरह दिखाकर कुछ करते हुए कहते हैं, देखिए चंदन जी, यह सब आप लोगों के हैं, आप चिंता ना करें। आधी फसलें खेत मजदूर को जाएगी और आधा आधा आपके घर में पहुंच जाएगी। गणपत जी हमेशा कुछ ना कुछ अनाज अपने समधन जी को देकर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सभी बड़े खुश थे। कुछ वर्ष ऐसे ही बीते कि मेरे चाचा जी की दोनों बेटियों की शादी तय हो गई। अब उन्हें अपनी बेटियों की शादी में कुछ ना कुछ दहेज तो देना ही होगा ना। चाचा जी अपने बेटे रंजीत के साथ चर्चा करने लगे, बेटा दोनों बहनों की शादी में बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत होगी। मेरे पास जो भी है उससे तो पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसे में हम लोग एक काम करते हैं, तुमने जो 3 बीघा ज़मीन खरीदी है, अगर उनमें से 1 बीघा बेच दी जाए या किसी के पास गिरवी रख दी जाए तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। फिर जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम फिर से या तो उसे छुड़ा लेंगे या फिर नई ज़मीन खरीद लेंगे। रंजीत को यह सुझाव अच्छा लगा और चेष्टा करता रहा कि 3 बीघा ज़मीन किसी के पास गिरवी रखकर बाद में उसे छुड़ा लेंगे। रंजीत अपने ससुर गणपत जी के साथ इस विषय पर चर्चा करने पर वे गोलमोल बातें करने लगे। तब रंजीत कहने लगा, अगर गिरवी रखने में प्रॉब्लम है तो उसे बेच डालते हैं। ऐसे में जब ज़मीन की बिक्री की बात चली तो सामने वाले ने ज़मीन के कागजात मांगे। गणपत जी गोलमोल बातें करते हुए कागजात देने से मना कर दिए। ऐसे में रंजीत अपनी पत्नी सलोनी के द्वारा दबाव डालने पर बात खुल गई कि रंजीत ने आज तक जो भी पैसा उन्हें दिया है उन सारे पैसे से वह अपने
गिरवी रखी हुई ज़मीन को छुड़वा लिए हैं। अपनी बेटी की शादी कराने के वास्ते उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तब उन्होंने अपने नाम के जो खेत ज़मीन वगैरह थी उन्हें गिरवी रख दिया था और उनको छुड़ाने के वास्ते उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। इस कारण गणपत जी अपने दामाद के साथ ऐसा छल कपट करते हुए रंजीत से बहुत सा पैसा ले लिए और कुछ पैसे से अपने ही नाम पर ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लिए। ऐसे में जब बात बहुत बिगड़ने लगी तो कहने लगे, अरे बेटा, ज़मीन किसी के भी नाम से हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम हमारे दामाद जी हो। हम जब स्वर्ग को चले जाएंगे तो क्या हम उसे साथ लेकर जाएंगे? तुम्हारे लिए ही तो छोड़कर जाएंगे ना। जबकि ऐसा नहीं है, गणपत जी का बेटा है। मरने से पहले सारे के सारे ज़मीन जायदाद अपने बेटे के नाम कर गए। मेरे भाई रंजीत को कुछ भी नहीं मिला। साधना जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगी, बेटा विवेक, हमें तो ऐसी मीठी बोली बोलने वालों से खूब डर लगता है, क्योंकि उनके मुंह में तो हमेशा शहद रहता है पर दिल में जहर भरा रहता है। संस्कृत में एक मुहावरा है कि मधु तिष्ठति जिह भागरे हृदये तु हलाहलम, अर्थात जिनके जुबान में मीठी बोली होती है उनके दिल में हमेशा जहर भरा रहता है। अतः हमें ऐसी मीठी बोली कहने वालों से बचकर रहना चाहिए। हमारे समाज में ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। साधना जी कहने लगी, बेटा विवेक, मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। ऊपर से हम लोग कम पढ़े लिखे हैं तथा सीधे साधे हैं। वे लोग उतने ऊंचे दर्जे के हैं। ऐसे ऊंचे दर्जे के लोग हम जैसे अति साधारण परिवार से रिश्ता जोड़ने को उत्साह दिखा रहे हैं, जिसे सोचकर मन में शंका होती है, कहीं उनमें कोई खोट तो नहीं है, क्योंकि उनके जैसे परिवार तथा उनकी बेटी ऊंचे दर्जे की एक राजकुमार की तलाश करेगी, ना कि हमारे बेटे के जैसे अति साधारण लड़के से विवाह करने की इच्छा जताएगी। अगर हम थोड़ा और गहराई से विचार करें तो कुछ ना कुछ शंका होना वाजिब है। ऐसा ना हो कि बेटे की शादी के पश्चात धीरे धीरे बहुत कुछ पता लगे, उस समय हमारे पास पछताने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। क्योंकि अक्सर लड़कियां इतनी आसानी से अपने बारे में कुछ नहीं कहती। अपने मायके की कोई भी खबर या कोई भी बात नहीं कहती है, पर ससुराल की हर एक बात अपने मायके में कहती है और कोई ना कोई झगड़े को अंजाम देती है। ऊपर से जब ऐसे हाई स्टेटस वाले लोग नीचे लेवल के स्टेटस से रिश्ता जोड़ने का इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण छुपे होते हैं। उनका वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं। सबसे विशेष बात है कि ऐसी लड़कियां पति संग रहे ना रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अनुसार उनके चाहने वाले भी बहुत से होते हैं। ऐसे में उन्हें संतुष्टि के बजाय ज़्यादातर असंतुष्ट का बेपर्दा दिखाई देता है। वैसे भी आँखों के पर्दे की बात तो आजकल रही ही नहीं है, विशेषकर जो लोग अल्ट्रा फैशन को तवज्जो देते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जो मुझे गवा नहीं देते कि यहाँ पर बेटे प्रतीक का रिश्ता करना सही होगा। आगे प्रतीक को भी इस विषय पर गहनता से विचार करना आवश्यक है। विवेक और प्रतीक दोनों ही साधना देवी की बातें सुन रहे थे। ऐसे में बातों बातों में विवेक कहने लगा, भाई प्रतीक, आंटी जी की बातें बिल्कुल जायज़ हैं। हम लोग अक्सर इतनी गहराई से नहीं सोचते। हमारी उम्र के हिसाब से हमें जो सही लगे हम लोग वही कहते रहते हैं, परंतु उम्र का तकाजा ही कुछ और होता है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है। मेरी दादी जी सदा एक बात कहा करती थी कि
एक कहावत है कि पुराना चावल पकाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, पर नए में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि नए चावल को पकाने के बाद सारे चावल इकट्ठे होकर जम जाते हैं या फिर गीले रह जाते हैं, परंतु पुराने चावल पकाने के बाद अपेक्षाकृत रूप से ज़्यादा फूल जाते हैं तथा सभी दाने अलग अलग और स्वादिष्ट लगते हैं, जिस कारण कहते हैं कि पुराने चावल में बढ़ोतरी होती है पर नए में नहीं होती। इसलिए हर तरफ से देखा जाए तो आंटी जी के विचार पुराने चावल की तरह हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तजुर्बा भी बढ़ता है। ऐसे में आंटी जी ने अपना जो तजुर्बा बताया है उसे एकदम से नकारा नहीं जा सकता। मीठी बातें करने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा जहर भरा होता है। यह बात तो हम भी किताबों में पढ़ते हैं और विशेषकर शादी विवाह के मामले में तो हमें बहुत से विषय को सोचना चाहिए। हम लोग आम तौर पर बाहरी विषय को देखकर मोहित हो जाते हैं, अंदर झांक कर कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करते। हमें बाहर से देखने पर बहुत कुछ अच्छा लगता है, पर गहराई से विचार करने पर पता लगता है। ऐसे में आंटी जी का कहना गलत नहीं है। प्रतीक चुपचाप बैठकर पूरी बात सोचने लगा। तभी विवेक फिर से कहने लगा, भाई प्रतीक, क्या बताऊं, समय बहुत खराब चल रहा है। किसकी शादी कितने दिन तक टिकी रहेगी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जहां सभी लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, वहीं स्वतंत्रता कभी कभी बहुत घातक सिद्ध हो जाती है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है। मेरे दादाजी कहते हैं कि सन 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे तो चारों ओर स्वतंत्रता की गूंज उठने लगी और देखते ही देखते 1 से 15 परिवारों में बंट गया। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमारे परिवार में हम लोग अपने माता पिता के अधीन रहना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यह लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शासन करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने विचार हमारे ऊपर थोपते हैं। ठीक अनुरूप स्त्रियों की मानसिकता में भी बहुत से बदलाव आने लगे हैं। यह लोग यही सोचते हैं कि पुरुष हम पर शासन करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। किसी भी परिवार में समझदारी के संग संग एक दूसरे के प्रति समर्पण, त्याग और निष्ठा की ज़रूरत होती है। स्वतंत्रता की मानसिकता पाले रखने वालों में ऐसा कम देखा जाता है। उनमें अहंकार पनपता है। शिक्षा मनुष्य को केवल काबिलियत तथा स्वतंत्रता के द्वार तक नहीं पहुंचाती है, वह कभी कभी अहंकार की अंधेरी गली में भी खींच कर ले जाती है, जहाँ पर दिखाई तो कुछ भी नहीं देता, परंतु सब कुछ देखने की झूठी बात करते हैं। यही कारण है कि आजकल जोड़ने की बजाय तोड़ने की घटनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। एक ईगो की भावनाएं सभी में आ गई है। हम किसी से कम नहीं हैं। हम क्यों किसी की बात सुने, अच्छी हो या बुरी हो, मैं जो कहूँ वही सही है। बातों बातों में विवेक कहने लगा, अक्सर हमने देखा है कि हाई प्रोफाइल वाले घर में तलखी तथा तलाक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मिल जाती है। अक्सर देखना, गांव में जो बच्चे थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनकी आर्थिक हालत सही नहीं है, वह अपने गांव तथा माता पिता के साथ चिपक कर रहते हैं, और जो बेटे बहू आर्थिक रूप से अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, वह लोग अलग से मकान बनाकर स्वतंत्र रूप से रहने लगते हैं। मेरी शादी के लिए जब लड़कियां ढूंढने लगे तो ऐसे बहुत से रिश्ते आए थे जिनकी माँ खुद सिंगल मदर हैं। पूछताछ में पता चला कि माँ अच्छी नौकरी करती है और उनका तलाक हो चुका है। यह अपने बच्चों के साथ अलग रहती है। स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती। सभी के दो पहलू होते हैं।
परंतु शिक्षा के कारण हम लोग व्यापक हितों के बजाय व्यापक शत्रुता के साथ जीने को पसंद करने लगे हैं और हम लोग समझने का प्रयास ही नहीं करते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। दूसरे की गलतियों पर फट से उंगली उठा देते हैं और यही सबसे बड़ा विवाद का कारण बनता है। हमारे अंदर संतुष्टि के भाव खत्म हो चुके हैं। हम लोगों में सहिष्णुता की भावनाएं खत्म हो चुकी है। हम लोग बाहरी चमक दमक ज़्यादा पसंद करते हैं और उसमें न केवल शिक्षा, यह मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट उनमें और भी ज़्यादा हवा देने का काम करते हैं और यही वजह बनती जा रही है कि किसकी शादी कब टूटे कुछ कह पाना मुश्किल है। जिस लड़की को महीने में 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है वह भला अपने पति संग क्यों रहेगी? पूरा जीवन भर दुनिया भर में घूमेगी फिरेगी, अय्याशी करेगी, घर संसार के बोझ तले क्यों दबी रहेगी? हमारे रिलेशन में एक परिवार है जहाँ 6 बहनों में से 4 बहनें अभी तक कंवारी है। मैंने जब पूछा तो कहती है, हम क्या किसी से कम हैं? सभी बहनें बड़े सरकारी पद पर नौकरी करते हुए रिटायरमेंट हो गई। उनमें डॉक्टर, आईएएस भी हैं, पर जीवन भर कुंवारी रह गई। कभी तुझे उनकी भी कहानी सुनाऊंगा। केवल अपने अहम के वश में आकर किस तरह से अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर डाला। प्रतीक मन ही मन सोचने लगा, विवेक का कहना भी सही है। गुंजन खूबसूरत तथा पढ़ी लिखी जरूर है, परंतु उसके परिवार हमारे परिवार की तुलना में अधिक ऊंचे दर्जे का दिख रहा है। गुंजन भी एचआर के पद पर नौकरी करती है। उसे लगभग महीने में 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। ऐसे में ऐसी लड़की के तो बहुत से अच्छे रिश्ते मिलना स्वाभाविक है। हमारी तुलना में बहुत ऊंचे दर्जे की है। ऐसे में हमें उनकी बाहरी चमक दमक पर नहीं जाना चाहिए। शुरू में सभी मीठी मीठी बातें करते हैं, उनका असली रूप तो बाद में पता चलता है। जैसा कि मेरे अनिल भैया के साथ हुआ है। अनिल भैया को भी पहले पता नहीं था कि उसके ससुराल वाले ऐसे होंगे। एक तरफ तो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, शादी होने के थोड़े ही दिनों में अनिल भैया के ससुराल वाले मेरी मौसी के घर में गृह युद्ध की स्थिति बना डाले। मौमिता भाभी के माता पिता अनिल भैया को सीधा सीधा कह दिए कि हमने मौमिता की शादी तुम्हारे साथ करवाई है, तुम्हारे माता पिता के लिए नहीं। तुम्हारे समूचे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बेटी पर क्यों आएगी? तुम जानो और तुम्हारा परिवार जाने, मेरी बेटी तो उनके साथ नहीं रहेगी। अगर तुम्हें मेरी बेटी मौमिता के साथ रहना है तो तुम मौमिता के साथ हमारे घर में आ जाओ, या तो मौमिता को लेकर अपने माता पिता से अलग रहो तो ठीक है, नहीं तो मौमिता को तलाक दे दो और उसके निर्वाहन का खर्चा भी दो। जबकि मौसी के घर में सभी काम के लिए नौकर चाकर रखे हुए हैं, फिर भी मौमिता भाभी को हमारे मौसी का घर पसंद नहीं आया। अनिल भैया बेचारे क्या करते। बड़ी लंबी खींचतान के बाद मेरी मौसी खुद ही अपने बेटे अनिल को समझाते हुए कहती है, बेटा तुमने मौमिता से शादी करके जो गलती की है उसका संशोधन का तो मुझे कोई और उपाय नहीं दिख रहा है सिवाय तुम हमसे अलग रहो। जब तूने शादी की है तो रिश्ता तो तुझे ही निभाना होगा। ऐसे में चाहे हंसकर निभाओ या रोकर। ऐसे में मेरी तो यही सलाह है कि तू मौमिता को लेकर अलग हो जा। वह जहाँ पर रहना चाहे वहाँ पर रह ले। उसके सिवा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह तलाक वगैरह कहने को तो बहुत सहज लगते हैं। केवल 3 शब्द है इसमें, परंतु यह एक ऐसा कलंकदायक शब्द है जो सभी के जीवन को बर्बाद कर देता है। हम लोग अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे, पर तेरा घर टूट जाए ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे। इस तरह अनिल भैया का घर टूटने से बच गया, पर मेरे प्रीतम भैया के घर को टूटने से नहीं बचा सके।
प्रतीक अपने बुआ जी के बेटे प्रीतम को लेकर भावनाओं की गहराई में चला गया और सोचने लगा, प्रीतम भैया जहाँ अपने घर के इकलौते बेटे हैं, वहीं भाभी अनन्या भी अपने माता पिता की इकलौती है। मेरी बुआ जी ने बार बार मना किया था, बेटा अनन्या अपने माता पिता की इकलौती है, कल को बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तुम भी हमारे इकलौते हो। परंतु प्रीतम भैया क्या करते। प्रीतम और भाभी दोनों ही एक साथ एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दोनों में प्यार हो गया। अनन्या भाभी केवल नौकरी ही नहीं करती, यह लोग तुलनात्मक रूप से बहुत अमीर हैं। उनके पिता ओवरसीज बैंक में CEO हैं और माँ एक्सिस बैंक में CEO, और उनकी बेटी अनन्या और प्रीतम भैया ICICI बैंक में एक ही पद पर नौकरी करते हैं, जो कि हमारे बुआ जी के परिवार की तुलना में काफ़ी ऊंचे दर्जे की है। क्योंकि मेरी बुआ जी एक हाउसवाइफ है और मेरे फूफा जी रेलवे में ग्रुप C की नौकरी करते हैं। ऐसे में बुआ जी के बेटे प्रीतम को खूब समझाए, पर प्रीतम भैया है कि माने नहीं। दोनों की शादी के बाद मुश्किल से साल भर तक शादीशुदा जीवन चला। फिर बात वहीं पर आकर अटक गई कि मेरी बुआ जी जब यह बात कहने लगी कि अब हमारे घर में एक पोता पोती का आना आवश्यक है, तो अनन्या भाभी कहती है, मैं तो कंसीव नहीं करूँगी। अगर मैंने कंसीव किया तो मेरा करियर दांव पर लग जाएगा। मैं ज़्यादा दिन तक छुट्टी नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा छुट्टी करूँगी तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। प्रीतम मुझसे आगे तो मेरा निकल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में हमें तो शंका है कि अनन्या भाभी की कुछ और प्रॉब्लम है, जो कि खुलकर किसी से कहने से बचती है और कोई बहाना बना रही है। क्योंकि महिलाओं में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उनमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो। ऐसे में कोई और बहाना बना लिया जाए तो ठीक है, परंतु प्रीतम भैया भी कम नहीं है। सीधे सीधे कह दिए, देखो अनन्या, अगर तुम कंसीव करने को करियर का बहाना बनाती हो तो सीधा मुझसे तलाक ले लो, पर अगर तुम्हें हमारे घर से रिश्ता रखना है तो तुम्हें कंसीव करना होगा। जवाब में अनन्या कहती है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे कंसीव करना होगा। हम लोग एडॉप्शन के जरिए भी बच्चा ले सकते हैं, या तो सरोगेसी करके बच्चा ले लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 लाख रुपए खर्चा आएगा। हमारे लिए 5-7 लाख रुपया कोई मायने नहीं रखता, पर मैं कंसीव नहीं करूँगी। काफ़ी हंगामे के बाद अनन्या भाभी ने प्रीतम भैया से तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर ली, पर आज तक 7-8 साल हो गए, अनन्या अभी तक माँ नहीं बन सकी और शायद कभी बन भी नहीं सकेगी। प्रतीक अब बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वह किंकर्तव्य विमूढ़ की भांति सोचने लगा, क्योंकि गुंजन उसे बहुत पसंद आई, परंतु इतनी सारी घटनाओं को सोचकर प्रतीक बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। धन्यवाद।